Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Good afternoon to all of you. Thank you for joining today's webinar that has been organized by the Shahid Javed Barki Institute of Public Policy. I am Ayman Adnan and I will be moderating this webinar today. I welcome you all to this August virtual gathering of scholastic exchange of views and of debates and discussions. Ladies and gentlemen, you have joined one of our webinars today focused on the recent unveiling of 8.5 trillion rupees federal budget for the fiscal year 2021 to 2022. Today's discussion would revolve around the thorough analysis of this budget that will be conducted by the eminent pool of scholars that we've requested to be with us here today. We are joined today by a diverse panel of distinguished scholars, experts in business and economics, who are going to share their thoughts with us today, and whom I will be introducing one by one before they commence with their talks. Ladies and gentlemen, starting off, first we have with us now Mr. Kashif Anwar, who is the former Vice President of Lahore Chamber of Commerce and Industries. He is the current President at Friends of Economic and Business Reforms, FEBR. Mr. Kashif Anwar, I'd invite you to please start with your talk now. Thank you. Thank you very much, and Bismillah Rahman Rahim. Yes, it is a positive budget. जो कल की speech थी वो बिल्कुल positive है, and being as I belongs to Lahore Chamber and as I belong to the segments of retailers and business industrialists, तो जो बातें उन्होंने कही हैं वो खुशाइंद हैं, लेकिन इस बात को ये हमें ज़रूर देखना होगा कि इसमें enforcement की बात भी की गई है, इसमें मॉनिटरिंग की बात भी की गई है, इसमें ट्रैक एंड ट्रेस की बात भी की गई है, इसमें POS इंटीग्रेशन की बात भी की गई है. अब स्टार्ट अगर हम यहाँ से करें कि पिछला जो हमारा बजट था उसमें हमारी जो टैक्स की कलेक्शन का जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट था वो 5,500 अरब रुपए के करीब था, और इस दफ़ा वी होप कि 4,600 बिलियन रुपीज़ हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, और अगला टारगेट जो है वो 5,800 बिलियन रुपीज़ के करीब रखा गया. इसका ये मतलब है कि तकरीबन 1,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस हमने अगले साल में कलेक्ट करने हैं. अब ड्यूरिंग द बजट स्पीच कोई एक नया टैक्स भी नहीं लगा, लेकिन 1,000 अरब रुपए के हमने टैक्सेस फिर भी ज़्यादा वसूल करने हैं. तो जो हमने परसीव किया उसमें कुछ एग्जाम्पशंस को कम किया गया है, जिसकी वजह से वो हमारा जो टारगेट हैं टैक्स के वो बढ़ेंगे. दूसरी तरफ जो विद होल्डिंग के रेट्स हैं उसको भी कम किया गया है. कल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम विद होल्डिंग टैक्सेस को भी हम कम करेंगे. अब ये जो एक डिफरेंस है वो कहाँ से पूरा होगा? अब जो पहले हमारा बिजली के बिलों के ऊपर जो लिमिट थी विद होल्डिंग की वो 75,000 रुपीज़ तक की थी, उसको बढ़ाकर उसको कम करके 25,000 रुपीज़ तक कर दिया गया है. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी एक लिमिट थी, जो एक इंसेंटिव था, उस इंसेंटिव को भी कम किया गया है. बहुत से ऐसे सेक्टर्स थे जो जीरो रेटेड में पहले चल रहे थे, बहुत से ऐसे सेक्टर्स थे जो रिड्यूस्ड रेट में चल रहे थे, उनको भी कम किया गया है और उनको भी नॉर्मल की तरफ लेकर वो जाएंगे अगले साल में. अब अगर हम ये बात करें कि जैसा कि हम भी देख रहे हैं कि टैक्स बेस की बात बार बार हो रही है कि टैक्स बेस बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कितने बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है. और कल मिनिस्टर साहब ने भी इसी के ऊपर जोर दिया कि हमने अपने टैक्स बेस को बढ़ाना है, और एक बहुत बड़ा पोर्शन जो टैक्स नेट के बाहर रहता है वो रिटेलर्स का है, और POS इंटीग्रेशन भी उसी के लिए है. अब यहाँ पर क्या हम उन्हें कन्विंस कर पाएंगे ऐसे सेक्टर को जो हमारा टैक्स नेट के बाहर है, जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आता है? जो एक और खुश आइंद बात कल की गई कि हम हैरेसमेंट को कम करेंगे, ऑडिट्स को कम करेंगे. हम एज बिलोंग्स टू द बिजनेस कम्युनिटी हम बार बार एक यही बात करते हैं कि आप टैक्स पेयर को इज्जत दें, आप उसको इज्जत दें
جو टैक्स दे रहा है उसके ऑडिट्स ना खोलें, उसकी स्टेटमेंट्स, विद होल्डिंग, बैंक अटैचमेंट्स, पेनल्टीज, वो तमाम चीजें उन्हीं लोगों पे लगती हैं जो आपके टैक्स नेट के अंदर हैं। तो कल मिनिस्टर साहब ने बरमला ये कहा कि हैरेसमेंट का जो आंसर है वो नहीं होगा, ऑडिट्स जो हैं वो नहीं कि उस तरह से किए जाएंगे और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि थर्ड पार्टी का क्राइटेरिया क्या होगा। ये ना हो कि हम आसमान से गिरें और खजूर में अटक जाएं। थर्ड पार्टी क्या वो उसके सिस्टम को डिफाइन करेंगे, वो कौन लोग होंगे, उनके क्या इख्तियारात होंगे, उनकी पावर्स कितनी होंगी। एक और खुशाइन बात जो है, जो रिटेलर्स हैं उनकी टैक्स को हम बार बार ये शोर मचाते थे कि देखें अगर आप टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने रेट ऑफ टैक्स को कम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आप टैक्स नेट के अंदर आए। जो रिटेलर्स हैं उनके टैक्स नेट, उनके मिनिमम टैक्स को 1.5% से 1.25% कर दिया गया है। उनकी लिमिट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसका ये मतलब है कि ऐसे रिटेलर्स जिनकी टर्नओवर्स 10 करोड़ रुपए तक हैं वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के मुताबिक अपने रिटर्न्स को जमा करवाएंगे। जब वो 10 करोड़ के ऊपर जाएंगे तो उनके ऊपर 1.25% लगेगा। एसएमई की बात भी यहाँ पर बहुत काबिल जिक्र है और अगर ये इस तरह से फिनोमिना अगर ये कामयाब हो जाता है तो हमारे बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आते वो जरूर टैक्स नेट के अंदर आएंगे। एसएमई सेक्टर में अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो मैन्युफैक्चरर्स जिनकी टर्नओवर्स 10 करोड़ रुपए तक हैं, कल मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस किया है कि उनका जो टर्नओवर टैक्स होगा वो 0.25% होगा और जो उनकी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो 7.5% लगेगा। और ऐसे एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनकी टर्नओवर्स 25 करोड़ रुपए तक होंगी, उन पे अगर वो टर्नओवर टैक्स लगेगा तो 0.5% लगेगा और उनका जो टैक्स जो उनका होगा इनकम के ऊपर वो 15% होगा। अब यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब हम एसएमईज के इनकम टैक्स के रेट्स को कम कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि एसएमईज आए, तो जो बाकी सेल्स टैक्स के कवानीन हैं, जो बाकी सेल्स टैक्स की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, आप अपनी क्या वो ऑनलाइन ही अल्टीमेटली उन्हें भी अपनी ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी करनी पड़ेंगी। तो क्या इस इनकम टैक्स के बेनिफिट की वजह से क्या वो लोग जो टैक्स नेट के अंदर ऐसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो नहीं आते, क्या वो आ जाएंगे? दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात भी कल की गई वो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन को, लिमिट को चेंज किया गया। इससे पहले जो कॉटेज इंडस्ट्री थी पिछले साल उसकी लिमिट टर्नओवर की 1 करोड़ रुपए तक की थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट टाइम उसकी लिमिट को 30 लाख रुपया कर दिया, इस दफा फिर 1 करोड़ रुपया कर दिया। मैं यहाँ पर एक सवाल ऐड जरूर करना चाहूंगा कि देखें हम जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं और जो लोग टैक्स नेट के बाहर हैं, उन्हें एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी का है। ना हमें ये पता चलता है कि अगले साल क्या करना है और ना हमें अगले साल इन्होंने बढ़ा देना है या कम कर देना है। पिछले साल इन्होंने कम कर दिया, इस साल इन्होंने फिर बढ़ा दिया। अब जो इन्होंने एसएमईज की लिमिट को और एसएमईज के टर्न जो मिनिमम टैक्स है उसको जो 0.5% और 0.25% किया है, क्या अगले साल भी यही पॉलिसी काबिल अमल रहेगी और ये कितने साल रहेंगी? भाई अगर कल को जाकर या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद ऐसे एसएमईज जो अपनी टर्नओवर्स को बीच में डालेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स डालेंगे, अपने तमाम डॉक्यूमेंटेड कर जाएंगे और कल को उनको दोबारा वो 29% प्रॉफिट रेट के ऊपर ले जाएंगे, तो कितना इस बात की श्योरिटी क्या है कि ये सिस्टम जो है ये इसी तरह से चलेगा? एतमाद, जहां पर अब हम एतमाद की बात करें तो जो फुकदान है वो फुकदान एतमाद का ही है। चूंकि हमारा एतमाद नहीं, हमारी बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि एज आई बिलोंग्स टू रिटेलर्स एंड एज आई बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री, चूंकि एतमाद ही नहीं है कि कल को होना क्या है, तो इस वजह से बहुत से लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बीच में नहीं लाना चाहते। Excuse me, sir. I'd just like to add, you have 30 more seconds remaining. Thank you. Sorry, आप रिपीट करेंगे प्लीज? So you have 30 more minutes remaining. Okay. Not minutes, sorry, seconds. Okay, no problem. देखें, अच्छा जी, दूसरी बात हमारे जो टियर 1 के लोग हैं
اس میں بھی ہم ایک بات یہ بار بار کر رہے تھے کہ آپ کا جو ایریا ہے، ایریا اور سیلز کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو ایسے لوگ جن کو 1000 اسکوائر فٹ کے ساتھ رکھا گیا ہے بیچ میں، جیسے فرنیچر انڈسٹری ہو گئی، ان کو بہت زیادہ ایریا چاہیے ہوتا ہے. تو اس پہ بھی چونکہ ابھی تو یہ صرف کل کو پاس ہوئی ہے، کل کو یہ پاس تو نہیں ہوا، ابھی تو صرف پریزنٹ ہوا ہے، تو ہمیں کچھ ایسے چینجز ریکمینڈ کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں اور ٹیکس ہمارے ٹیکس بیس کو بڑھ سکے. کیونکہ جو سارا جو کل زور تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ آڈٹس نہیں ہوں گے لیکن مانیٹرنگ ہوگی. آخر میں صرف ایک بات یہاں پر کرنا چلوں کہ ایک کلوز کو ایڈ کیا ہے، ایک سیکشن ایڈ کیا ہے کل، سیکشن 203، جس میں جو ہمارے پاورز دیے گئے ہیں ہمارے اسیسنگ آفیسرز کو، اریسٹ کے بھی اور کرمنل پروسیڈنگز کے بھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹیکس میں نہیں آئے گا اور جو صحیح ٹیکس نہیں دے گا اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. تو دیکھیں میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کروں گا کہ یس انسینٹیوز دیے گئے ہیں، انڈسٹری کو بھی انسینٹیوز دینے کی کوشش کی گئی ہے، ایگریکلچر کو بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ایسے لوپ ہولز، ایسی باتیں جس کی وجہ سے مسٹرسٹ بڑھتا ہے لوگوں کا کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے، اگر انہیں کم کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. With these words, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Kashif sir, for presenting us with a wonderful contribution that is actually going to, that has helped us understand the lacunas that this budget might present us in future. Secondly, it was a very balanced analysis that has helped us understand the opportunities that the SME, the business, the industry sector might reap benefits from. Thank you. Now I'd like to move on to our next speaker, that is of Dr. Idris Khaja. Dr. Saab has a vast scholarly experience behind him. I'd like to introduce him by saying that he's a senior research economist at PAI, Pakistan Institute of Development Economics in Islamabad. He contributes frequently in renowned national daily newspaper. Most of you have must have benefited from those articles. He holds a doctorate from PAI. He also holds postdoc from Oxford University and University of California, Los Angeles. And he has training on evidence-based decision-making from the Kennedy School of Government from Harvard University. So with this, please commence with your discussion. Thank you. Thank you, Ms. Ambreen and Shah Jawad Barki Institute for having me for discussion on the budget. Am I audible? Okay. So, چونکہ بجٹ پہ بات ہو رہی ہے اور عام لوگ بھی شاید ان میں انٹرسٹڈ ہوں تو اردو میں بات کرتے ہیں. بجٹ کی جو مین فیچر ہے، اٹس این ایکسپینشنری بجٹ، نو ڈاؤٹ. اٹس اے گروتھ اورینٹڈ بجٹ. اور اگر ہم پیٹرن دیکھیں پچھلے 3 حکومتوں کا تو تقریباً جو ہے یہی پیٹرن رہا ہے کہ پہلے 2-3 سال میں اسٹیبلائزیشن کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے. اور وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ پچھلے 2010 میں دیکھ لیں یا 2013 میں دیکھ لیں، جب بھی گورنمنٹ آئی ہے تو ساتھ میں IMF پروگرام آیا ہے اور ایمفیسس جو ہے اسٹیبلائزیشن پروگرامز پہ رہا. پھر 3 سال کے بعد یا تو پروگرام ختم ہو جاتا ہے یا گورنمنٹ کے ان سے روابط کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ چونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہوتے ہیں تو then the governments have to go for the election oriented budget. They have to go for higher spending, lesser taxes and improved environment for business. تو اس میں بھی جو ہے ٹیکسیشن ریفارمس بہت ایمفیسس ہے اور بعض بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ جن سے مستقل جو ہے ٹیکس جو ہے انکریز ہو سکتا ہے، جس میں کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بات ہو رہی ہے، پوائنٹ آف سیل سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے بہت سے ٹیکسیشن ریلیفs بھی دیے گئے ہیں. بہت سے ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہے ایکسٹرا قسم کے تھے ان کو جو ہے ختم کیا گیا ہے. تو اوور آل جو ہے بہت ریفارم اورینٹڈ بجٹ ہے اور جو ہے بزنس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو جو ہے کافی جو ہے یہ کم کرے گا، جس سے کہ بزنس کو جو ہے فروغ ملے.
आया क्या ये इतना टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे या नहीं? 24% इंक्रीज प्रॉब्ली काफी हद तक इसके करीब पहुंचना जो है मुमकिन है, क्योंकि पिछले साल, इस साल भी जो है 18% की जो है इंक्रीज हुई है टैक्स में। और जो है जैसे जैसे इकोनॉमी जो है एक्सपेंड कर रही है और ग्रो कर रही है, आपकी इंपोर्ट्स जो है इंक्रीज होंगे। जब इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगी तो इंपोर्ट्स पे जो ड्यूटीज लागू होती हैं वो भी जो है ज्यादा रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को देंगी। तो एक तो जो है सोर्स वहां से आएगा। दूसरा जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट जो पॉलिसी ओरिएंटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, ऑटोमेशन की तरफ, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तरफ और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तरफ, ये भी जो है टैक्सेशन में जो है कंट्रीब्यूट करें। काशिफ साहब ने जो है एतमाद की बात की है, यकीनन इस बात में जो है ये एहतमाल शामिल है कि अगर अभी जो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की वजह से अगर टैक्स कम भी लिया जा रहा है तो वंस अगर रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो बाद में जो है शायद वो इंक्रीज की तरफ जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट शायद जिस पे रिलाई कर रही है वो जो है प्राइस स्कीम भी साथ में इंट्रोड्यूस की है कि जिस शख्स के पास जो है किसी रिटेलर की रसीद होगी कि वो उसने जो है फला रिटेलर से जो है कोई चीज खरीदी है, वो एक प्राइस स्कीम में शामिल हो सकेगा। तो जो है अब रिटेलर्स जो है इस तरफ माइल होंगे कि लोगों को ओरिजिनल रसीद इशू करें ताकि उनके कस्टमर्स बढ़ेंगे प्राइस स्कीम की वजह से। तो ये भी शायद जो है टैक्सेशन में जो है कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाए तो एक हाई डेफिसिट बजट है 7.8 या इस तरह का जो है। अब सवाल देखने के ये है कि इतने हाई डेफिसिट का बजट जो है आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए जो है कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि जो है आमतौर पे आईएमएफ का एम्फेसिस तो समथिंग लाइक 3% 4% ऑफ जीडीपी के डेफिसिट पे होता है। तो इतना ज्यादा डेफिसिट जो है कैसे मुमकिन होगा? और खास तौर पे जब ये आईएमएफ प्रोग्राम जो है रिवाइव हुआ था तो उस वक्त जो बातें हो रही थी अब जो है सूरत हाल उससे काफी मुख्तलिफ नजर आती है। उस वक्त तो जो है स्टेट बैंक इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी, अब उस पर भी खामोशी है। उस वक्त जो है बिजली के नर्ख बढ़ाने की बात हो रही थी और दूसरे मुख्तलिफ किस्म की लेविस वगैरह की भी बात हो रही थी, उन पे भी जो है अब खामोशी है। सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे हुआ? हमारे रवाबित आईएमएफ का स्टांस कुछ सॉफ्ट होता हुआ नजर आता है, वो कैसे? क्या हम आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए ये सब कुछ कर लेंगे? आई वुड से दैट परहैप्स द लेडी लक हैज स्माइल्ड अस ऑन अगेन। वो कैसे? मैं कोई 18-20 साल पहले जो हमारे पब्लिक फाइनेंस के टीचर जो है, पब्लिक फाइनेंस का मैं कोर्स ले रहा था तो उन्होंने बताया था और रिपोर्ट्स उस वक्त ये कह रही थी कि दैट पाकिस्तान इज इन अ डेट ट्रैप। और उस वक्त, इस वक्त टैक्स टू जीडीपी को 86% है, उस वक्त कोई 100%। और जो है इम्प्लीकेशन यही थी कि बस डूम्सडे जो है आने वाला है। दिस वाज अर्ली 2001 then 9/11 happened and Pakistan became the blue-eyed guy of the international community and funds starting flowing in, waivers हो गए, rescheduling हो गई और मजीद फंड्स भी आपको जो है मिलने लगे। और फिर जो है उससे जो है आपके पास जो है इतने रूम पैदा हो गया कि आप एक्सपेंशनरी पॉलिसीज जो है उनका जो है इस्तेमाल कर सकें। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जो है 1980 में भी जो है कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, अफगान वार की वजह से हमें जो है फंड्स मिलने लगे। और 1960 की दिहाई में भी कुछ सीटों और सेंटों की वजह से हमें जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो है फंड्स जो है मिलना शुरू हो गए। सॉरी। तो जो है मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये इस सूरत हाल में जब हमें इस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिलीफ मिलने लगता है तो ये हमारे पास जो है एक मौके प्रोवाइड करता है हुकूमत को या किसी भी इदारे को कि रिफॉर्म्स को डिले करें। असल में जो आपकी ग्रोथ है, ग्रोथ यकीनन चाहिए और ग्रोथ से ही जो है इनकम होगी और इनकम से ही जो है टैक्सेस ज्यादा होंगे। लेकिन जो है ग्रोथ के लिए आपको बहुत डीप रूटेड रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। ये वक्ती तौर पे जो
टैक्स में छूट वगैरह दे के वक्ती तौर पे तो जो है इससे कुछ ग्रोथ हासिल की जा सकती है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत डीप रूटेड किस्म की रिफॉर्म्स की जरूरत है। बाइड ने एक रिफॉर्म एजेंडा जो है बनाया है कि जिसके की अवामिल ये हैं कि जो है आपकी लेबर फोर्स जो है तकरीबन 2 मिलियन की लेबर फोर्स एनुअली आपकी जो है यूथ वेल्थ की वजह से जो है मार्केट में एंटर हो। इस लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपको कम से कम 7 से 9% तक जो है सालाना ग्रोथ करनी है, और ये 3-4 साल तक नहीं करनी, 2-3 दहाइयों तक करनी। तो अगर जो है इतनी लंबी ग्रोथ करनी है तो ये सिर्फ टैक्स की छूट से नहीं हो सकती। आपकी इन्वेस्टमेंट रेट बहुत लो है, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है पाकिस्तान की, और इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स किस किस्म की होंगी सब जी? So 1 minute left. You may carry on, please. 1 minute. तो रिफॉर्म्स किस किस्म की होंगी? आपको वो तो ठीक है कि आपको कुछ मेजर ऐसे लेने हैं, इंसेंटिव्स देने हैं कि इन्वेस्टमेंट कल इंक्रीज हो जाए, लेकिन आपको इस तरह की भी रिफॉर्म्स करनी है कि जो इन्वेस्टर आपसे दूर भाग रहा है वो दूर ना भागे, वो आपके पास खुद से आए और इन्वेस्ट करने को तैयार हो। तो आपने इन्वेस्ट करने को आसान बनाना। मसलन एक मेजर जो है कल की जो बात हुई है कि अब टैक्स ऑडिट जो है, अब जो है एफबीआर के लोग टैक्स ऑडिट नहीं कर सकेंगे, पहले तो करेंगे ही नहीं, सेल्फ असेसमेंट होगी, और अगर करना भी होगा तो थर्ड पार्टी करेगी। लेकिन आपको सिविल सर्विस में बहुत सारी जो है रिफॉर्म्स करनी है कि जगह जगह आपकी जो रुकावटें हैं, कि आपको अगर कंस्ट्रक्शन परमिट लेना है एक हाई राइज बिल्डिंग का तो उसको आपको 1 साल लग जाता है, आपको जो है कोई बिजली का कनेक्शन लेना है तो आपको जो है 2 महीने लग जाते हैं। इन चीजों को आपने सहल बनाना। फिर आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो भी है उसके किसी से भी जो है किसी चीज पे डिस्प्यूट हो सकता है, और डिस्प्यूट जो है कोई बैंक से लोन लेता है, हो सकता है बैंक का लोन वापस ना करे तो बैंक कोर्ट के थ्रू रिकवर करे, लेकिन कोर्ट में आपके जो है 1-2 दहाइयां लग जाएंगी कोर्ट रिकवर करने से। तो बैंक्स आर शाय ऑफ लेंडिंग बिकॉज दे कैन नॉट इजीली रिकवर थ्रू द कोर्ट्स इफ फ्रॉम द डिफॉल्टर्स। तो आपको अपने अदालत के मैकेनिज्म को जो है सहल बनाना है, आसान बनाना है कि फैसले जल्दी हो सके। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि आपने रोजगार के मौके प्रोवाइड करने के लिए अपने सिटीज को इंक्लूसिव बनाओ। इंक्लूसिव ग्रोथ की तो हम बात करते हैं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ एहसास प्रोग्राम के थ्रू नहीं होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ इस तरह होगी कि आप शहरों को ऐसा बनाएं कि वो डेंस हों, वर्टिकल हों और वॉकेबल हों, और वहां पे एक कमर्शियल बिजनेस करने की जगह हो। अगर जो है एक शख्स ने बिजनेस इस्लामाबाद में करना है और वो रिवाज से 60 मील 2 घंटे सफर करके आता है तो उसका आधे से ज्यादा टाइम तो वहां खर्च हो जाता है। आपको गरीब के लिए शहर में जगह बनानी है, आपको स्कूलों के लिए शहर में कमर्शियल स्पेस देनी है, आपको स्टोरेज के लिए कमर्शियल स्पेस देनी है। बिजनेस को फरोग देने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि आपको अपने शहर ऐसे बनाने हैं, उनकी जोनिंग ऐसे करनी है कि बिजनेसमैन वहां पे काम कर सके और कस्टमर वहां आसानी से पहुंच सके। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी आसान किस्म की जो है प्रोवाइड कर। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स के जरिए ग्रोथ हो सकती है। शॉर्ट टर्म में जो बहरहाल मेजर्स दिए जा रहे हैं वो बज़ाहिर ठीक लग रहे हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैव टू से फॉर द मोमेंट। Thank you very much, sir. It's a privilege to be enlightened by your contribution. So, thank you for also highlighting the role, the need, and the very significance of structural reforms, institutional reforms, among others, that need to be tackled before we eradicate the structural barriers that hinder the progress. So now let's economics Punjab has graduated economics
Dr. Idris Saab. That's a very interesting. Although today the most of the newspapers have you can say lead story or one way or the other. The main you can say heading is growth focused budget. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस ग्रोथ फोकस्ड बजट में दो चीजें को जो रिलीफ दिया गया है दैट इज वेरी यू कैन से एज कंपेयर टू, और दूसरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो आप कह लें इंसेंटिव्स रखे गए हैं, ये दोनों चीजें जो हैं ये नोटेबल हैं, लेकिन more about social sector. और डॉक्टर इदरीस साहब ने ये सही पॉइंट आउट किया है कि although you cannot get the long-term growth particularly through the means like the SARS program or something like that, because the real sector needs to be addressed, और agriculture और industrial sector पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और हमेशा रहती है। लेकिन जो इस वक्त एक अच्छी चीज़ सोशल सेक्टर के हवाले से है वो यही है कि जहां आप कह लें कि एहसास प्रोग्राम या इस तरह का जो सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं, वहाँ हायर एजुकेशन जो है उसमें एक रिलेटिवली आप कह लें कि ज़्यादा एलोकेशन हुई है इस दफ़ा एज़ कम्पेयर टू बिफोर। और हायर एजुकेशन जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी या नॉलेज इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है और जिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रहा है, लेकिन वन वे और दी अदर उसके लिए बजट में जो है किसी तरह से उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रही। आई थिंक दिस टाइम डेवलपमेंट बजट हैज़ बीन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, वन वे और दी अदर जो रिकरिंग है वो तो ओवर द टाइम जो है वो सेम है, right from 2017 up till now, 63 billion, 64, 65, 66, something like that around change हो रहा है, इसी के इर्द गिर्द चेंज हो रहा है, कभी वो 63 हो जाता है, कभी 64 हो जाता है और फिर कभी 65 और इसी के अराउंड है पिछले 5-6 सालों से। और लेकिन डेवलपमेंट बजट जो है इस दफ़ा 42 बिलियन जो है उसकी इंक्रीज दैट इज वन वे और द अदर इज ए रिमार्केबल इंक्रीज इन दैट, एंड मतलब इसको पॉजिटिवली देखा जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कंसर्न है वो ये है कि अगर जहाँ आजकल आप सब लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटीज आर बेसिकली देयर आर मोर यूनिवर्सिटीज एंड देयर आर मोर कैंपसेस एज वेल ऑल अराउंड पाकिस्तान। इस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो 230 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग द सब कैंपसेस एज वेल। इनकी ग्रोथ और इनकी आप कह लें कि क्वालिटी और सारी चीजें, if it is going to be the same budget as it is like 5 years back, so that will remain like universities in Pakistan are facing this problem that they cannot even able to pay their you can say salaries to the faculty and so on. So that is why that is a big concern on one hand. And the secondly, what I would like to point out as well, that is relating to, I think that is more need to be focused, although there is a growth, if it's going to be growth, there is going to be more employment, but it is all time concern कि अगर ये growth translate नहीं होती employment की तरफ, a very high growth, still unemployment remains very high, and that is why the people are going to be more poorer in Pakistan, and this altogether is not becoming helpful for a better life in Pakistan. So that we need to, this budget up to some extent might address, but we still, as has been said and has been realized last year as well, that the tax revenue which is been targeted, if is going to choke the economy, is going to be basically not helping the economy to get growth and ultimately not getting the employment, then it is going to be problematic. So these two concerns with this means one, that the social sector development and particularly the education need more attention towards particularly while establishing more universities,
And at the same time, the employment generation strategies must be more in order to, and through this budget, if it can be helpful, then it's going to be more growth and more pro-poor as well. Thank you very much. Could everyone hear me? No. Okay, Ji. Now we Okay. can. Okay. Thank you very much, Dr. Mumtaz Sahab. Thank you for enlightening us with your academic background that has translated into the views that you have just shared with us regarding this budget. The social sector definitely needs a lot of attention and financial and structural impetus from the government and private and public sector alike. Why? Because that is needed for the alleviation of the masses. Now, with this, let's see where Dr. Maqbool Syal takes us, because he is our next speaker. Dr. Maqbool Syal Sahab, please start with your talk. Thank you. Thank you very much for giving me the opportunity. Yes, yes. Thank you very much, Eamon. I'm really delighted to be part of this August gathering of panelists. And I'm just really going to talk about basically the 2020 previous year's performance, because there was I think what this budget is basically is being built upon performance that this government has shown in terms of growth and prosperity over the 2021 fiscal year. And so in that regard, I would say this budget is very looks very good in many ways, because this government was able to really the global community is facing has policies, particularly in dealing with the pandemic. The last 3 waves that we have gone through, I think their policies should be appreciated, because if they didn't use this kind of smart lockdown type of policy and try to help the downtrodden people, particularly the poor household, via the ASAS program and others to continue the economic trend moving. And thanks to and also thanks to Allah Almighty for the fact that this pandemic was not as pronounced in Pakistan, luckily, as many other parts of the world, particularly in our neighborhood. As you see, they were having a terrible situation, disaster, economic implications. So I think overall this growth budget, which is targeted at having 4.8%, I think seems quite reasonable. And I think their monetary and fiscal policies that they have adopted over the last year, they have been very practical and very useful in stimulating and maintaining the economic activities in Pakistan. As I just mentioned about the ASAS program, and many ingredients of that program include like medical insurance and scholarships, and particularly the 12,000 rupees sport. So these were very, very smart moves that the government really took.
And in addition, there was a loan facilities available to businesses so that they should not lay off any employees, which saved the country from unemployment problem, which is there's a huge problem already, but it really saved from the disastrous consequences. So I mean, as far as you see their policies on housing sector and investment in that policy where they kind of allowed the people to invest without being questioned as to the source of the funds. That was also, I think, a major factor in increasing and improving the economic activities in the country. Of course, exports have increased last year, will continue to increase, I think. Moreover, I think there's a serious challenge, but at the same time, I'm really I really appreciate that the government was able to rupee dollar exchange rate, which is around 155 per dollar right now, and that really saved a lot of government resources and stabilized the dollar prices. An important step that has been also taken by the government through State Bank of Pakistan is the Roshan digital account, which they have received billions of foreign remittances. So that has improved the exchange reserves, which has really stabilized the economy in many ways. And I think as far as the next year target of 4%, 4.8% growth rate, and some 40% of the budget for development, that's a reasonably good figure. And agriculture, because my background is in agriculture, and what I would like to just say is that agriculture remains and will remain the most critical sector. And if government and the policymaker do not focus on it and the way it should be focused, we will have a very serious repercussions particularly with respect to inflation, which is really mounting this issue. And early growth is very high. Globally speaking, it's very high rate. So what it is doing is basically it's causing food inflation, because as there are more people, there's a more demand, more need for food and basic needs. And it's also as other panelists, respected panelists have pointed out, Dr. Saab, every 1 minute year is there left. are 2 million new potential Please continue. workers joining the this budget, human resource planning and population management, because that is this serious issue, okay? Particularly in rural areas, agriculture land is being used for building new
housing societies. A lot of construction is being done on the fertile agriculture land, and that nobody is talking about. I mean, population increase, at the same time, the fertile agriculture land is being brought under for rather than for crop production and livestock production, they are using it for building huge housing projects and buildings. So this, along with the fact that agriculture, there is a lot of land fragmentation issue. There are small parcels of land people own, and they are not contiguous. And that is also creating a lot of what you call is increasing the cost of production. Critical issue of water. Water is a critical factor. So of course, government is going to really budget and fund the construction of new dam like Basha Dam and and couple of other dams that I was just reading. So, but still, I think if all this growth planning and growth strategy that we are talking about, the panelists have talked about, will not work until and unless we really take care of our agriculture and food security particular. Climate issue, climate change is also creating havoc for agriculture protection. You see, there's a lot of variation in weather variations are very, very abrupt. And the crops some years are bumper, like for example, this year we have excellent Sir, bumper crops. respected sir, Yes. could you please wind it up? Okay. So Thank you. again, I would just thank you very much. I would just say that agriculture sector should be focused more than other sectors, because Pakistan cannot afford to be food deficit country, because what I see from the population growth, as you know, everybody knows, they're all educated panelists, mashallah. I mean, it's growing, geometrically, whereas our agriculture production is increasing arithmetically. We have gone from surplus to food deficit. There is a change of government. There is a new economic policy. I would suggest that this country definitely needs a economic policy, stakeholders, manufacturers, industrialists, establishment, government, opposition, and there should be a consensus that these are the structural reforms that we want. This is what we need for sustained and long-term growth. So the last thing I really want to say is that we need a national economic policy, consensus on that, so that we don't have to change gears every time there's one government and there's a change, then there's another type of policy. Tax people should know exactly what to expect. Manufacturers should know what to expect. Agriculture should know. So again, this is what I feel is my broad, opinion about the sustained. Thank you. That's all. Thank you. Thank you very much, Dr. Maktoum. Ladies and gentlemen, I'd like to point out that Dr. Maktoum has had a serious surgery very recently, and despite that, he has been gracious enough to accept our invitation to be a key participant for this webinar. So thank you very much, Dr. Saab, and thank you very much for taking your time out and sharing your views with us, the time series analysis that you have done regarding this budget. Thank you very much. Moving on to our next speaker now. Sorry, sir, you were saying? My pleasure. Moving on to our next speaker now,
Let me welcome Mr. Salim Ranja Sahab. Salim Ranja is a director with Ahuwat. Ahuwat is Pakistan's biggest microfinance credit and credit lending organization. Sir, you may start your talk now. Thank you. Assalamu alaikum ji. Welcome, Salam, sir. You may start your talk now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना है बर्की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी से शायद नजम साहब का, ऐमन का, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मौके पर आपने मुझे मुंतखब किया कि मैं कुछ कह सकूं। बजट नॉर्मल कोई 35-36 साल कस्टम्स में रहते हुए, IRS में रहते हुए, FBR की नौकरी करते हुए बजट बड़ा कस्टमरी एक ओकेजन होता था कि एक दिन आपकी छुट्टी भी, अगले दिन काम भी नहीं होना, और फिर आपने बजट सुनना है और उससे अगले दिन एक्सप्लेन करना है। लेकिन कल का बजट मेरे लिए बड़ा ही मज़ेदार था, क्योंकि जो बहुत से ख्वाब जो देखे थे मुझे वो ख्वाब नज़र आ रहे थे। दुनिया में कहते हैं जी खुशकिस्मत तरीन आदमी वो होता है जो अपने ख्वाबों को अपने सामने तकमील के करीब पहुंचते देखता है या पहुंचाते हुए देखता है। हज़ारों लाखों आइडियाज़ होते हैं, हज़ारों लाखों लोग उस पर काम करते हैं, लेकिन अल्लाह, उसमें ये नहीं होता कि उनकी कमिटमेंट नहीं होती, उनमें उनका हार्ड वर्क नहीं होता। ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है कि वो किस चीज़ को कितना कामयाबी के नज़दीक ले जाए। कल का बजट मेरे लिए बड़ा ही खुशी का दिन था, क्योंकि 4 ऐसे सेक्टर थे जहां पे पहली दफ़ा गवर्नमेंट की रिलायंस उन सेक्टर्स पे जो पिछले 73 साल में होनी चाहिए थी वो होती नज़र आ रही थी। सबसे पहले है एग्रीकल्चर कहने को पाकिस्तान का 23% ऑफ GDP है, 40% ऑफ आवर लेबर फोर्स उसमें ऑक्युपाइड है। लेकिन अगर हम टॉप 10 क्रॉप्स में दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में से हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी एवरेजेस दुनिया में पसमानदा से पसमानदा मुल्कों के बराबर हैं। हम फूड इंपोर्ट करते हैं और हर साल उस मुल्क की क्या जिक्र करें जिसका ऑयल भी, पाम ऑयल भी इंपोर्ट होता है, जिसकी गंदम भी कभी इंपोर्ट होती है, जिसके चावल भी इंपोर्ट होता है। तो कल मुझे ये खुशी ये आ रही थी कि वन गिवन ईयर में पाकिस्तान की 6 क्रॉप्स रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स आई हैं। हाईएस्ट एवर गंदम, हाईएस्ट एवर चावल, हाईएस्ट एवर शुगर केन, पोटैटो, अनियन और मेज। और उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है पाकिस्तान की GDP के अंदर। ये जो 3.94 आया है उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन IT की और दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल की और एग्रीकल्चर की है। अगर एग्रीकल्चर एक बेहतर हो जाए, और मेरी नज़र में शायद ये पहली सीरियस एफर्ट इस दफ़ा हुई है कि एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया जाए। ट्रैक एंड ट्रेस स्टडीज़ हुई, राइट सीड ढूंढे गए, उसके बाद फार्मर को पैसे मिलने शुरू हुए। मैं फार्मर हूँ जी, मैंने कम से कम पिछले 10 साल में पहली दफ़ा अपनी फसलों के वक्त पे पैसे आते देखे। 2008 या 9 में 1300 मन गंदम का रेट हुआ और पिछले साल 1300 था। 1300 से 1800 करने का नतीजा ये निकला कि हमें अब गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रह गई। 2012 या 13 में 2500 रुपये चावल का रेट था और आज भी 1700 है। अगर राइट अवेलेबल चीज़ों का किए जाते रहें तो हमें बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े। और इंपोर्ट जब हम करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? पाकिस्तान के बैंक रिलेक्टेंट थे पाकिस्तान के फार्मर्स को देने से।
अखुवत और पंजाब गवर्नमेंट ने आज से कुछ अर्सा पहले काम शुरू किया। 25,000 लोगों को एग्रीकल्चर लोन्स अखुवत ने दिए। लोन में क्या हुआ, इसमें NRSP ने दिए, दूसरे इदारों ने दिए, ZTBL ने दिए, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस वक्त उसका पिकअप कर लिया इंटरेस्ट सब्सिडी। वो प्रोग्राम जो 3 या 4 सालों में 25,000 तक पहुंचा था, अब शौकत तरीन साहब ने कहा है कि अब उस फार्मर को 1.5 से 2 लाख रुपया देना है। अब उसको डीजल, उसका ट्रैक्टर भी इंटरेस्ट फ्री लेना है, और अब वो 2 या 3 अरब नहीं, 20 से 25 अरब का प्रोग्राम होगा। इमेजिन कीजिए व्हाट टाइप ऑफ लाइवलीहुड प्रॉस्पेरिटी वी आर टॉकिंग। अगर पाकिस्तान के फार्मर 10 लाख फार्मर्स को 1.5 से 2 लाख लोन मिल जाए, और उनको किसी आड़ती, किसी खाद, किसी बी वाले के पास अपनी प्लेज ना करनी पड़े क्रॉप, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम ये अखुवत के प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट मेरे गांव वामियाना में और कसूर में कर चुके हैं, जहाँ के फार्मर्स जो 20-20 मन या 25 मन प्रोड्यूस करते थे, 35 से 40 मन पे चले गए। अब इंशाअल्लाह ताला इस बजट में ये पूरे मुल्क में होने जा रहा है। थर्ड इज हाउसिंग। हाउसिंग में अखुवत ने 14,000 लोन दिए प्राइम मिनिस्टर से, अब और 5 लाख तक लिमिट है। अब ये चीज़ इंशाल्लाह इस बजट में 5 लाख से 20 लाख तक चला गया है, और 14,000 से अब ये है कि लाखों लोगों को लोन मिलेंगे। अखुवत ने आज तक 20 सालों में तकरीबन 150 बिलियन लोन दिए हैं। अब जो नया प्रोजेक्ट आया है इस बजट के अंदर, जो एंटरप्रेन्योरशिप, हाउसिंग और एग्रीकल्चर का है, इसमें एक्सपेक्टेड ये है कि एनीवेयर बिटवीन 700 to 1,000 बिलियन के लोन्स अवेलेबल होंगे हाउसिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और एंटरप्रेन्योरशिप में अब हम हर साल अखुवत में 7 या 8 लाख लोगों को लोन देते थे। अब इंशाअल्लाह ताला ये कल शौकत तरीन साहब ने जो बात की कि जी 4 to 6 मिलियन पीपल, जो लोग इमरान खान का मजाक उड़ाते थे कि जी 10 लाख, ये 50 लाख नौकरियां कहाँ से देगा, ये एक प्रोग्राम 50 लाख लोगों को तकरीबन 30 मिलियन, एक बिजनेस जो है वो 5 से 6 लोगों को, फैमिली को कैटर करता है। तो इसका मतलब है 25 से 30 मिलियन लोगों के फैमिलीज को ये प्रोग्राम कैटर करने जा रहा है। थर्ड जो चीज आ रही जी, Excuse me, sir. Kindly note you have only 1 minute left. Thank you. क्या जी? Just You 1 have minute. only, yes. Okay. The last thing जो है वो है ये टेक एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर यही चीज एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी चली जाती है, और टेक्नोलॉजी में कल तरीन साहब ने कहा कि 2 बिलियन एक्सपोर्ट्स थी हमारी आईटी में, और आज से 20 साल पहले इंडिया का 1 बिलियन एक्सपोर्ट्स थी आईटी की, 10 सालों में वो 100 बिलियन पे चली गई। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर अगले 5 या 6 सालों में हर साल अपनी आईटी की एक्सपोर्ट्स डबल करता जाए, जो बिकॉज ऑफ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज की आईटी की वजह से कोई ना होने वाली बात नहीं है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक नेक्स्ट 10 to 20 years are going to be very interesting, and yesterday budget has actually laid the foundation for that major growth, agriculture, technology and housing, and उसके पीछे बगैर सूद के कर्जे। Thank you. Thank you very much, Salim Ranja Sahab. Thank you for your very energetic and enthusiastic review of this budget. And now let's move on to our next speaker. Dr. Mahmood Khalid Sahab is from Islamabad. He is a senior research economist at Pakistan Institute of Development Economics. He holds a PhD from KAID. His graduate degrees are in economics from Quaid-e-Azam University, Islamabad.
Sir, you may start your comments now. Most of the things has been presented by my earlier colleagues here and in a very informed manner. So I'll not go into those details which has already been covered, but I'll talk about some things from the public financial management perspective. As you know that the budget is basically a kind of a financial outlay of what we expect from the government to be acting upon for the next given year under framework which mostly have talked about in terms of what is the growth target and what are they trying to achieve. It's very good to see that the government has recognized a lot of discussion debate which such forums have been presenting for the last year or so, especially with regards to taking off some of the withholding taxes, actually reducing some taxes and shifting its focus in terms of those areas which might provide better and inclusive growth, especially in terms of creating the job opportunities and others. So if you allow me, I can share some of the slides which I have prepared just to highlight what issues could Please do, also. sir. Please do. Please do. Thank you. It's I not hope, allowed. sir, I hope that you will manage to squeeze your lecture, the slides that you want to share within this 8 to 9 minutes. Sure. It's very small one. Okay, But sir. if it's okay, the host is not allowing me to share. Anyways, I can do. So you start your thing and we'll do it in the meantime. Thank you. Okay, good. So if you look at the key medium-term macroeconomic and budgetary indicators which has been spelled out in the budget. Sir, you may share your slide now, please. Okay. Thank you. No problem. Is it visible? Not at the moment. Not yet. Not yet. Okay. Let me start discussing and the presentation would come online. If you look at the macroeconomic plan which the government has just presented, you would find that it has got a very elusive target in terms of the real GDP growth of 5%. And some of my earlier colleagues have pointed it out that often we are not able to actually link with what kind of a policy framework has been presented and whether it is going to be presented. Okay. Then which may be considered as unnecessary and not that much productive from our perspective. So I'll quickly go over in terms of my next comment, which we have calculated at PIDE, that the growth targeting which has been proposed by the budget actually is somewhat too much ask from the Federal Board of Revenue. So what we have calculated that on average for the last 20 years or so, the average growth has not been more than around 11 to 12% on a year-year basis. Although this is something which is also good to have, that we have got a revenue collection mechanism which is providing us almost real growth target of about 0.2 to 0.3%. But still, if you convert them into nominal figures, what turns out that we think on the basis of our calculation that the next year's
FBR revenue would not be more than 5.2 or 5.3% at most. But in the current budget, they have been asked to produce staggering revenue of about 5.8 trillion rupees. So that means that they have to take policy and admin measures of about 610. Now, the finance minister have actually presented the uh, um, ways through which they think that it can be managed, but most of them are based on assumptions. And I believe that the evidence is not so much supportive. For example, they say that the track and trace system is going to be implemented in the 4 sectors. There had been litigation in process, and we do not exactly know that from the implementation of the track and trace system how much buoyant this sector is going to be. Then most of the reliance is on the imported part of the revenue, that is on the customs. But again, how much that would be fruitful would again depend upon what sort of an economic situation there is going to be. In the income tax, if you look at the withholding tax regimes, that is the main contributory in terms of the overall revenue collection. So again, if the focus is on identifying those potential withholding agents, which is going to collect more revenue for the FPR, that's really going to choke the business. And we have worked in terms of the costs which are associated with that. Now, if we move forward in terms of the development expenditures, it's really good to see that the volume has been indicated to be as high as about 900 billion. But if you consider the throw forward of the projects, the most likely outcome of such big targets could be that new projects would be added for which the adequate financing is done and not in the future. So we have estimated that the total throw forward is around 7 to 8 trillion. So that even that would require about next 6 to 7 years to finance for the requirement of the development. So how to start the new, and within these funded projects, actually more reliance has been on the development aid which would be provided by the donor agencies, which actually doesn't come in when the time comes. So we have calculated that about 42% of the project costs were thought to be of the development funded by foreign allocations, but actually it turned out to be just 11 to 12%. So if we are thinking about projects which is going to be financed by the foreign assistance, that is something which we have to be really careful. On the cost of the debt servicing. A second. Mehmood Saab, you're left with 60 seconds now. Right. The cost of debt servicing, that is something also worrisome, because if you look at the interest payments as a percentage of the total current expenditure, this year it is around 41%. So how can we think about creating a fiscal space in that? So what we propose is to think about the tax policy from different perspectives, and one of them is the tax expenditures, that what sort of a relief you are providing to the system, and whether it is in terms of the required objectives or not. So that is something which we need to focus as we move along. And last comment is that the budgets are not complete without seeing that what the provinces are going to present, because it's not just the federal budget which influences the overall growth and social objectives. It is going to be the provincial budgets also which will be important. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you for sharing this very thoroughly prepared presentation with us. It is likely to help us understand the government priorities regarding growth and development, and how public finance going, in what direction is it going. Thank you. With this, we are open for the questions. We'll be taking the questions now. Kindly raise your hands, all the participants would like to engage. So please. Before others will ask question, I will ask one question from Kashif Anwar. Kashif Anwar, you talked about documentation of economy, which is the major issue. And the second is deficit in budget. If we talk about import and export gap, I think that is the major issue. Okay, our import and export gap is always more than $20 billion. For export, if we want to increase,
what government has done so far, and in this budget what they have provided. Kindly let us know. देखें बात ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जी जो बढ़ाना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तब तक नहीं बढ़ेंगी जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स नहीं देंगे। और हमें अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो आपको compete करना होगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। अगर हम अपनी अब ये चेक कर लें कि क्या हमारी जितनी यूटिलिटीज की प्राइसेस हैं क्या वो बढ़नी है आगे या वो नहीं बढ़नी। अगर और जो हमारा जो रुपी की जो आप कंपेरिटी है डॉलर के साथ, to my extent देखिए as I am an industrialist and I have to import all my raw materials from abroad, जितना महंगा होता जाता है आपके रुपी के अगेंस्ट वीक होता जाता है रुपी आपका, मेरे लिए कॉस्ट उतनी बढ़ती जाती है। और वही चीजें अगर मुझे एक्सपोर्ट करनी है तो मैं फिर इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाता। अब इस दफा भी जो बजट हमारा रखा गया बजट में कि वी एक्सपेक्ट कि जो हमारी इंपोर्ट्स होंगी वो $55 बिलियन के करीब होंगी और एक्सपोर्ट्स हमारी $26 बिलियन के करीब होंगी। तो अगेन देयर इज अ वेरी बिग डेफिसिट, वहां पर हम खरे तो वहां पर ही हैं। तो जब तक आप अपनी इंडस्ट्री की उन इनपुट कॉस्ट्स को कम नहीं करेंगे, अपने रॉ मटेरियल की प्राइसेस को आप कम नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते हैं। और वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन। जब तक हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे, देखिए हम जितना मर्जी एक्सपेक्ट कर लें, हम बेहतर चाहते हैं, हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपकी वैल्यू एडिशन नहीं होगी, जब तक आप एनर्जी के और मीन्स को नहीं ढूंढेंगे, जब तक आप रिफंड्स को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप विदहोल्डिंग्स को कम नहीं करेंगे, जब तक आपका इंटरेस्ट रेट और कम नहीं होगा, तब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें आपने अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो अगर हम ये कहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं तो हमें फिर क्यों इंपोर्ट करनी पड़ी, वीट क्यों इंपोर्ट करनी पड़ी हमको राइस और जो बाकी चीजें हैं अगर हमें वो एक्सपोर्ट करनी है तो फिर एक और बहुत बड़ा मसला ब्रांडिंग का आ जाता है। हमें ब्रांडिंग की तरफ भी जाना है, ब्रांडिंग के इश्यूज भी आ रहे हैं। तो देखें एज वन ऑफ आवर पैनलिस्ट हैज सेड इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बेटरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर हम ये समझते हैं कि ये पहला स्टेप है तो एक तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, दूसरा इस पे अगर अगली गवर्नमेंट इनकी नहीं भी रहती तो इस पर काम करना चाहिए। हम जैसे गवर्नमेंट चेंज होती हैं हमारी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। मैं आखिर में सिर्फ एक स्टेटमेंट ये दूंगा कि हमारी जो प्रायोरिटी है दैट वी वांट टू इंक्रीज अवर लोकल प्रोडक्शन। हमें इस नारे को खत्म करना होगा कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमें इस नारे को बढ़ाना है कि हमें अपनी लोकल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, लोकल प्रोडक्शन बढ़ानी है, आपके रॉ मटेरियल, आपके वो प्रोडक्ट्स, आपकी वो चीजें। तो मैं तो यही कहता हूं कि स्टॉप आर्गुइंग दिस कमेंट कि एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। मैं ये कहता हूं जी कि लोकल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ ताकि आपको यहाँ पर रोजगार भी मिले, आपकी इंडस्ट्री भी मिले, आपके बाकी सेगमेंट्स भी चलें। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू काशिफ अनवर साहब। प्रोडक्टिविटी की जो बात की उसमें इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन है कि हमारी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 पे है, वर्ल्ड 4 से 5 की तरफ मूव करने वाला है। और जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की बात करते हैं तो वो तो स्पेसिफिकली ऑटोमेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों पे फोकस करता है। उसके साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अदर टेक्नोलॉजीज का यूज़ है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं किया गया। और अभी इस बजट में भी बात हो रही है कि ई कॉमर्स के ऊपर टैक्सेशन की। तो जब तक हम आईटी सेक्टर्स में फैसिलिटेट नहीं करेंगे लोगों को तो उस वक्त तक हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, वैल्यू एडिशन भी आए और लोकल प्रोडक्शन भी आपकी इंक्रीज हो, लोकल ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी आपका जनरेट ज़्यादा हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं? और अदरीस ख्वाजा साहब से भी इसके बाद मेरा यही क्वेश्चन है
کہ کاشف انور صاحب کے بعد ادریس خواجہ صاحب اس پہ ہائی لائٹ کریں. جی کاشف انور. دیکھیں میں یہاں پر ایک بات یہ کروں گا کہ ہم اپنی جو اکانومی کو ہے نا وہ ہم کمپیئر کرتے ہیں امریکن اکانومی کے ساتھ, ہم اپنی اکانومی کو کمپیئر کرتے ہیں انگلینڈ کی اکانومی کے ساتھ, ہم ٹیکس سٹرکچر کو کمپیئر کرتے ہیں انگلینڈ اور امریکہ کے ساتھ. دیکھیں وی آر ان پاکستان, ہمیں پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق اس کو کمپیئر کرنا ہے. دیکھیں ہم اگر یہ کہیں کہ ہم فوراً ہی آٹومیشن پہ چلے جائیں گے, ہماری انڈسٹری فوراً ہی لگ جائے گی اور سارے سسٹمز یہاں پر اسی طرح سے ہو جائیں گے جو ہم سوچتے ہیں, جو دیکھیں یہ باتیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کی وہ ہیں جو ایک خواب ہے, سہانا خواب ہے, جو ہم سہانا خواب دیکھتے ہیں, لیکن اٹ از ناٹ امپلیمنٹیبل. اگر ہم آج بھی سوچیں اور اس کی طرف گامزن ہو تو یہ 20 سے 25 سال کا سفر ہے. تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ اسٹارٹ اوور جرنی. تو ہمیں دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. اگر ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے تو الٹیمیٹلی بہت سے مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے, بہت سی چیزیں بھی آتی جائیں گی, اور یہ ایک دن کا سسٹم نہیں ہے. جی تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو اجاز صاحب فار آسکنگ دس کوسچن. تو بات اسی ریفارمس کی ہے جی, کہ مثلاً دیکھیں جیسے ابھی محمود خالد صاحب نے بھی کہا کہ وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے وہ لٹیگیشن میں. اس سے پہلے جو ہے ہم وہ بھی سنتے رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ مورٹگیج فائنینسنگ کو فروغ ملے, لیکن فور کلوزر لا جو ہے لٹیگیشن میں, اور وہ سالوں رہا. اور وہ تقریروں میں کہتے تھے, اور وہ تقریروں میں یقیناً وہ جج بھی سنتے ہوں گے جن کی کورٹ میں وہ کیس تھا, لیکن وہ کیس پھر بھی آگے نہیں بڑھا. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں جوڈیشری کی ریفارمز کی ضرورت ہے. اگر جو ہے جیسے باقی جگہ بات ہو رہی ہے, اگر وہ جج بھی سن لیں کہ جن کی کورٹ میں یہ ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم کا کیس لگا ہوا ہے, اور اس کو اگر وہ جلدی سے نپٹا دیں تو جو ہے ملک کا اس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اوور آل جو ہے ہمیں مختلف اسی ٹائپ کی, مطلب یہ ایک جج کی بات نہیں ہے, یہ ایک سسٹم کی بات ہے کہ ہمارے سسٹم میں جو ہے کیسز تیزی سے نپٹائے جا سکیں, اور خاص طور پہ جو نیشنل پرائرٹی کے کیسز ہوں ان کو جو ہے اور تیزی سے کیا جا سکے, اور گورنمنٹ کے پاس بھی اور عدالتوں کے پاس بھی ایسا کوئی میکینزم ہو کہ ان کیسز کو پرائرٹی پہ لے سکے. اور بے تحاشا ایریاز میں جو ہے ریفارمز کی ضرورت ہے, اور پہلے چھوٹی چھوٹی ریفارمز کی ضرورت ہے. سیال صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ ایگریکلچر لینڈ, ریزیڈینشل لینڈ از ایٹنگ اپ انٹو ایگریکلچر لینڈ, اور اس پہ گھر بن رہے ہیں اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. نہیں, بالکل پائیڈ اس پہ بہت بات کر رہا ہے, لیکن دیکھیں جب پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو کہیں تو گھر بنانے ہیں. جب آپ کے شہروں کا نظام ایسا ہے کہ وہاں 2 کنال کی کوٹھیاں ہوں گی تو پھر شہروں میں تو جگہ نہیں ہوگی. تو پھر اس کا لاجیکل کنکلوژن یہی ہے کہ اربن سپرال ہوگا, شہر آپ کے پھیلتے جائیں گے اور وہ ایگریکلچر زمینوں پہ جو ہے شہر جو ہے آ جائیں گے. اس کا حل یہی ہے کہ جب پاپولیشن بڑھ رہی ہے کہ آپ ورٹیکل گروتھ کی طرف جائیں, اور وہ آپ کو اسکیل اکانومیز بھی پرووائڈ کرے. تو اس طرح کی جو ہے مختلف ای کامرس کی آپ کی نے بات کی, تو دیکھیں ای کامرس کے لیے سب سے بڑی پہلی چیز تو جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. ابھی بھی بہت سے لوگوں کو کنیکٹیویٹی میں مسائل آ رہے ہیں, اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو شہروں میں موجود ہیں اور جن کی کنیکٹیویٹی بہت اچھی. لیکن اگر آپ سوچیں کہ دور دراز علاقوں میں اگر انٹرنیٹ پہنچا دیا جائے تو یہ ایک سب سے زیادہ پرو پور ایکٹیویٹی, کہ وہاں گاؤں میں اکثر آپ سنتے ہیں کہ فلاں خواتین ہیں وہ جو ہے دستکاری کر رہی ہیں, گھروں میں چیزیں بنا رہی ہیں, لیکن وہ مارکیٹ تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن ان کو اگر واٹس ایپ اویلیبل ہو تو شاید وہ جو ہے شہروں میں جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں ریٹیلرز کے ساتھ. آڑتی کے ہونے کے بیچ میں بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فارمر جو ہے ڈائریکٹلی شہروں تک ہول سیلر اور ریٹیلر تک پہنچ نہیں سکتا. تو جو ہے اب انٹرنیٹ کو جو ہے پہنچانے میں مسائل کیا ہیں؟ اس لیے ہے کہ انٹرنیٹ ایک فریکوینسی پہ چلتا ہے, اور وہ فریکوینسی جو ہے اس کو پی ٹی اے جو ہے سیل کرتا ہے. پی ٹی اے جو ہے اس کو, اور گورنمنٹ جو ہے اس کو ریونیو کے سورس کے طور پہ دیکھتی ہے.
कि इसको हम मोबाइल फोन्स को बेचेंगे और इससे कोई $1 बिलियन मिले। अगर इसको $1 बिलियन के तरीके से ना देखा जाए, बल्कि इंटरनेट को जो है ये समझा जाए कि ये एक अब बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है, अब ये एक ह्यूमन राइट बन चुका है, सबको हमें पहुंचाना है, तो वो उसके फैलने से और फिर वो उसकी वजह से जो है जो मईशत को फरोग मिलेगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा जो गवर्नमेंट को जो है स्पेक्ट्रम बेचने से हो। तो ये छोटी छोटी रिफॉर्म्स करके जो है हम बहुत सारी जो है ग्रोथ जो है हासिल कर सकते। फोकस जो है रिफॉर्म्स पे होना चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स पे फोकस भी जो है देखिए कैसे आएगा। ये डिबेट मतलब है, इस तरह नहीं हो सकता कि हमने गवर्नमेंट को कह दिया, उनसे एक मीटिंग कर ली और वो नोटिफिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा। रिफॉर्म्स पे फोकस तब आएगा, पहले उस पे ग्राउंड उसके लिए तैयार करने की जरूरत है, उसके लिए पिच तैयार करने की जरूरत है। तो वो पिच तो है तैयार ऐसे होगी कि जब मैं और आप जो है मिल के यहाँ बैठ के बातें करेंगे रिफॉर्म्स के बारे में, तो ऑटोमेटिकली जो है पॉलिसी सर्कल्स तक वो बात पहुंचेगी, उसके लिए प्रेशर बिल्ड होगा और उसके लिए मतलब है कि पहले तो हम एग्री करेंगे कि ये रिफॉर्म होनी चाहिए, और जब हम सब लोग बात करते रहेंगे तो फिर वो हो जाएगी। हम सब लोगों ने यहाँ बैठ के बात की है कि ये स्टेट बैंक इंडिपेंडेंस का जो एक्ट है ये सही नहीं है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंस, और वो अल्टीमेटली जो है उस डिस्कशन का फायदा हुआ है और वो अब लग रहा है कि वो बिल जो है पास नहीं हो। तो इस तरह की अगर हम डिस्कशन करते रहेंगे तो हमारी आवाज जो है मुक्तदर हलकों तक जो है पहुंचेगी। ये कहना था जी मुझे। थैंक यू। Thank you, Dr. Saab. Thank you. Mr. Zaman, question now. I would like to put a question. Yes, sir. Please do. All the honorable panelists, not a single, specifically not a single person, to all the panelists. Dr. Zaman Naji speaking. My question first is, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की है बजट के बारे में। ग्रास रूट लेवल तक जो प्रॉब्लम है 70 साल से वो तो इशू हमारे जो हैं वो डिस्कस नहीं हुए हैं, और कौम जो थी वो नेशन तो लीडर बनाता है, हुक्मरान नहीं बनाता है। क्योंकि लीडर लीड करता है और हुक्मरान ने रूल करना होता है, उसका ये कंसर्न नहीं है कि स्टेट एंड सोसाइटी के इश्यूज क्या हैं। इस बजट या इससे पहले जो बजट जितनी भी हैं, आई एम डॉक्टर इन I completed my doctorate in terrorism, causes of terrorism and its solutions. तमाम पैनलिस्ट से मेरा ये क्वेश्चन है, 2.5 टैक्स लगाएं कितने भी लोग हैं। मैं एक आम आदमी हूं, मेरा तल्लक बिल्कुल एक गरीब घराने से है, और गरीब घराने से लेकर मैं ऊपर आया हूं। आई एम द राइटर ऑफ 8 बुक, जिसमें इकोनॉमिक्स की किताब भी मैंने लिखी है। आपके अंदर जितनी, आपके मुल्क के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी टेक्सटाइल्स हैं, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया होता है और भारी भरकम सैलरी पर हायर किया होता है कि आपने इस कारखाने को लॉस में चलाना है। जो भी रेवेन्यू अथॉरिटी FBR वाले आए, रिकॉर्ड चेक करें, तो आपने ये बताना है कि ये कारखाना तो लॉस में चल रहा है, ये तो मालिक अपनी जेब से बेचारे मजदूरों को पे कर रहा है। भाई वो कितना बड़ा मालिक है, कितना बड़ा अमीर है जो अपनी जेब से मजदूरों को पैसे पे कर रहा है। इतनी बड़ी टेक्सटाइल मिल जो कई कनालों पर, कई एकड़ पर मुहित है, उसके अंदर कितने सौ कितने हजार लोग जो है वो लेबर कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर हैं, स्किल्ड है, अनस्किल्ड वर्कर हैं। उनको पैसे कौन दे रहा है? कारखाना लॉस में चल रहा है। वो लॉस में क्यों चल रहा है? क्योंकि टैक्स की शरह इतनी है कि वो इनकम छुपाते हैं। दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि जरा माशाल्लाह आपका ये फोरम भी बड़ा एक्टिव है, इसका इस मुआशरे पर क्या इम्पैक्ट होगा? हुकूमत को भेजें अपनी तजावीज़ कि काइंडली आप शरह सूद जो है इसको कम करें, टैक्स का रेट कम से कम अल्लाह की बनाए हुए हुकूक के मुताबिक काम करें, ताकि हर आदमी टैक्स दे। मैं 5 साल के बच्चे को भेजता हूँ दुकान पर माचिस की डिब्बी ले आए, वो 3 रुपए की माचिस की डिब्बी लाते हैं, वो भी टैक्स पे कर रहा है। तो देखिए जी, बात इस तरह है कि वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स का असूल भी यही है और गवर्नमेंट्स भी यही समझती हैं। कल भी शौकत तरीन साहब ने भी टैक्स में प्रोग्रेसिविटी की बात की है कि टैक्स प्रोग्रेसिव ही होना चाहिए, और जो है जितना कम रेट होगा उतने ज्यादा लोग टैक्स दे सकेंगे, तो जो है टैक्स रेवेन्यू जो है बढ़ सकता है। वो थ्योरी के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है,
لیکن یہ ہے کہ بات صرف یہ ہے کہ جہاں تک اپنی مرضی سے ٹیکس دینے کا تعلق ہے تو نہ کوئی 1 روپے دینا چاہتا ہے، نہ کوئی 1000 روپے دینا چاہتا ہے، نہ کوئی 2.5 روپے دینا چاہتا ہے. ٹیکس آپ کو بہرحال دنیا میں بائی فورس آف لا ہی جو ہے لینا ہے. اب چونکہ گورنمنٹس کی جو ہے اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ جب آپ صرف 2.5 روپے ٹیکس لیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ لوگوں سے لینا. اب چونکہ گورنمنٹس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ تمام لوگوں تک پہنچ سکیں، تو پھر جو ہے جن لوگوں سے ٹیکس زبردستی وصول کیا جاتا ہے، وہ جو آپ نے کہا کہ ماچس کی ڈبی لے کے آتا ہے تو جو ہے وہ بھی 50 پیسے ٹیکس دیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتا، وہ زبردستی اس سے وصول کر لیا جاتا ہے. تو چونکہ لوگ اپنی مرضی سے، اگر معاشرے میں ایمانداری پیدا ہو جائے اور ہر شخص جو ہے خود ہی ٹیکس دینے کو تیار ہو، تو شاید پھر 2.5% سے بھی کام چل جائے. لیکن چونکہ لوگ خود سے دینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر جو ہے گورنمنٹس کو جو ہے چند لوگوں سے لینا پڑتا ہے اور ریٹ جو ہے ہائی رکھنا پڑتا ہے. یہ بیسک اس کی جو ہے وجہ. لیکن اوور آل جو ہے کئی ممالک میں ٹیکس کم ہے، کارپوریٹ ٹیکس کے ریٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں، دنیا میں جو ہے 15% وہ آ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ وہاں کی حکومتیں وصول بھی کر پا رہی ہیں. اگر ہم اپنی ٹیکس مشینری کو بہتر کر لیں تو پھر جو ہے ٹیکس وصول کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی نہیں پے کیے جا رہے، آپ سے وہ ماچس کی ڈبی میں دیے جا رہے ہیں، ڈبیا میں دیے جا رہے ہیں، وہ جو ہے کوئی 65-70%. وجہ یہی ہے کہ ٹیکس مشینری کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی انکم ٹیکس جو ہے کسی سے دے سکیں، تو پھر وہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے لگاتے ہیں. تو یہ ٹیکس مشینری کی کیپیسٹی بڑھانے کی جو ہے اس میں ضرورت ہے کہ جو ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ افرادی قوت ہی بڑھانی ہے، وہ بہت سارے آٹومیشن کے طریقے ہیں جس کے ذریعے جو ہے یہ وصول کیا جا سکتا. تو گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے، لیکن اس میں آف کورس بہت وقت لگے گا. یہ کوئی کل ہونے والی بات نہیں ہے، یہ چند سالوں میں ہونے والی بات ہے. Now we have a question from Salim Ranja Sahab. Let's take his question. Sir, kindly make it short and precise. Thank you. جی میرا کوشچن نہیں ہے جی، میں صرف کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. ادریس صاحب نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بن جائیں سائٹس، وسیلہ VCEELA.com ہے جی، جس پہ 13,000 ہینڈی کرافٹ کی لیڈیز رجسٹرڈ ہیں، اور وہ ساری کی ساری لائک امیزون یا وہ پکو کے پاکستان کی ایک ایسی سائٹ ہے جو GSMA نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، اور GSMA 4 بیسٹ پاکستانی سائٹس میں یہ ہے. دوسرے نمبر پہ ہم یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم شہر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے دیہات کا بالکل پتہ نہیں ہے، اور وہاں جو کرنٹ ٹرینڈز ہیں وہ اتنے لگتا ہے کہ وہ بھی ہم آج سے 40 سال پہلے کی دنیا کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس وقت باخبر کسان فاطمہ گروپ کا جو حبیب بینک کے ساتھ ان کی ایپ آ رہی ہے، اور ٹیلی نور کی ایپ پر تقریباً 1.5 لاکھ فارمر پچھلے 4-5 سال سے رجسٹرڈ ہے. وہ ویدر، منڈی کے ریٹس، ان پٹ کی کوالیفیکیشن، اور یہ سارے ان کے فون ہیں جو ٹیلی نور نے ان کو فری دیے تھے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. یہ تقریباً 1.5 لاکھ فارمر ہے. اگر یہی 10 لاکھ ہو جائے تو آپ کے دیہات میں ایگری ٹیک ریوولوشن آ جائے گا. Thank you, sir. Point well taken. Thank you very much. Point well taken. Now I'd like to invite Mr. S.N. Sarwar. He would like to make a contribution. Thank you. السلام علیکم جی، کین یو ہیئر می؟ میرا صرف کوشچن یہ ہے، سلیم رانجھا صاحب نے جو فرمایا ہے، کیا اس بجٹ جو ٹیلی نور ایپ کی بات کر رہے ہیں یا ایگریکلچر کی ایپ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ کن لوگوں کو فائدہ ہونا ہے؟ یہ پچھلے گورنمنٹ نے یہ شروع کیا تھا اور اس کا کہیں فائدہ نہیں آیا، آپ نے الٹا پیسہ دیا ہے اس کو. اور اس بجٹ کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں
اس میں کاٹن کے اوپر یا جو 1.5 لاکھ کسان ہیں اس کی پروڈکشن سیڈ کے اوپر جو پرابلمز آ رہی ہے وہ ہم لوکل کسانوں کو پتہ ہے. ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا گورنمنٹ سے آن دس بجٹ. اس میں کوئی ہم سوچ رہے تھے کہ شاید آئی ٹی کے اوپر ہم آئیں گے یا ہم ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر آئیں گے یا کمیونیکیشن پہ آئیں گے. کوئی فیسلٹی ایگریکلچر کو اس بجٹ میں نہیں دی گئی. کاٹن کے اوپر کچھ نہیں رکھا گیا. اس کے الیکٹریسٹی بلز جو ٹیوب ویلز کے لیے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. اس کی سبسیڈائز کریں نا جب ہم دوسرے ملکوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو کوشچن تو یہی ہے کہ ایگریکلچر پالیسی کیا ہے ہماری. ایگریکلچر آپ کی بیس ہے لیکن اسی کو آپ نے نیگلیکٹ کیا اس بجٹ میں. اس میں کوئی آپ نے بینیفٹ ہم لوگوں کو تو نہیں دیا. جو بڑے کسان ہیں ان کو آپ نے ضرور دیا. آئی تھنک دس از دا موسٹ ریلیونٹ کوشچن فار ایوری ون, اسپیشلی دا پائٹ پیپل, دا کاشف انور صاحب, کہ اگر ایگریکلچر کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی فیسلٹی دلوا دیں, وی کین ورک آن اٹ. تھینک یو. اگر اس کا مجھے اجازت دیں اس کا جواب دینے کی, تو میں یہ کہوں گا کہ جی یہ ایسا بجٹ ہے جس میں سب سے پہلے فارمرز کو فائنینس اویلیبل کیا گیا ہے. جو اگزامپل پہلے 2-3 سالوں میں پنجاب میں ہو چکی ہے, جس سے 1.5 لاکھ فارمر کو تقریباً ₹1,00,000 پر اینم پر ایکڑ ملا تھا, اور یہ ملا ہی غریب چھوٹے فارمر کو ہے. یہ بڑے فارمر کو 5-7 ایکڑ سے اوپر والے کو اویلیبل ہی نہیں ہے. اور اس سے جو فینومینل رزلٹ آئے ہیں, آپ اگر میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز جا کے دیکھیے گا جہاں جہاں یہ چھوٹے لونز گئے ہیں اور انہوں نے فارمر کے ساتھ کتنا چینج کیا ہے. اب ان فارمرز کے پاس اپنے ٹریکٹرز ہیں, چھوٹے ہیں بڑے ہیں. کئی میں فارمرز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے مل کے سولر ٹیوب ویلز لگوا لیے ہیں. اب وہ کام جو 25-30 ہزار یا 50,000 1.5 لاکھ فارمرز کے ساتھ ہونے جا رہا تھا, وہ اب ملینز میں ہونے جا رہا ہے. اور اس کے لیے جو اس گورنمنٹ نے جو کام سب سے اچھا کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کیپیسٹی نہیں تھی وہاں لون دینے کی. انہوں نے کہا کہ آپ بینک سے ہم لون لیں گے, ہم اس کی انٹرسٹ سبسڈی اٹھائیں گے, ہم اس کی رسک میٹیگیٹ کریں گے, اور ہم وہ بینکر میں کیا ہوتا تھا ZTBL ہو جائے یا NBP ہو جائے, وہ گھسنے نہیں دیتے تھے فارمر کو. آج گلیوں میں اور مسجدوں میں بیٹھے ہوئے جو NGOs کے لوگ ہیں, اب وہ انہوں نے ڈسپرس کیا ہے. اور اب اس گورنمنٹ نے اس بجٹ میں پہلی دفعہ ان کو ریکگنائز کر کے کہا ہے کہ جی آپ فارمر کو, آپ چھوٹے گھر بنانے والوں کو آپ لون دیں گے, اور اس سے وہ فرق پڑے گا. جب جی رانجھا صاحب آپ کی بات سے ہم ایگری کرتے ہیں کہ اخوت یا اس طرح کی اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بہت کام کر رہی ہیں, لیکن اس وقت ہم کیونکہ اسپیسیفکلی بجٹ پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو سر میں ایگزیکٹلی بجٹ کی بات کر رہا ہوں, اسی بجٹ میں تو یہ آیا ہے. آئی ڈو ایگری, آپ نے جو اپنا اوپینین دیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر ممتاز انور ممتاز صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے ہیں ڈین, ان کا بھی ذرا اوپینین لے لیں اس پہ, وہ کیا کہتے ہیں. ویسے تو ہمارے ڈاکٹر مقبول سیال صاحب اس کے ایکسپرٹ ہیں. جی ڈاکٹر ممتاز صاحب. آپ کی آواز بہت ہی کم آتی ہے, مجھے کوشچن نہیں آپ کا سمجھ آیا. Sir, I hope that you have heard the question that Mr. Essen Server has asked. اچھا احسن صاحب نے جو کہا ہے, جی آپ کائنڈلی اسی پہ elaborate کر دیجئے, and after this we would like Dr. Maqbool Syal to also elaborate and share his experience and his analysis اس بار, اور جو فارمر کمیونٹی ہے ان کے لیے کیا رسپائٹ آ رہی ہے. دیکھیں جو ایگریکلچر کا ابھی احسن صاحب, یہ جو پہلے بھی GDP گروتھ ایک دم سے جمپ ہوئی ہے, اور اس میں ایگریکلچر کا شیئر جو ہے اسی کو کہا گیا ہے کہ وہ کیونکہ ایگریکلچر اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو GDP کی پروجیکشن جو ہے, اور اگلی بھی, اور in one way or the other یہ جو انسینٹیو ہے, although we know it کہ اس سے پہلے بھی کسان پیکیج اور مختلف جو ہے پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ جو دیے جاتے رہے ہیں, وہ your concern might be right in one way or the other کہ وہ properly
جو ہے وہ ڈسیمینیٹ نہیں ہوتی چیزیں اور الٹیمیٹلی ان کا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ایز فار ایز دی بجٹ کنسرن, سپوز لیٹس سی کہ یہ جو ابھی انسینٹیو دیا گیا ہے, ہاؤ اٹ ول بیسیکلی ٹریگر دی اکانومی, بیکاز ایگریکلچر ہیز آلویز اے پوٹینشیل ان ون وے اور دی ادر. آپ کو پتا ہے 2016-17 میں بھی that happened. Suppose agriculture growth rate goes very negative, and ultimately once it's been given certain incentive that it brings a change in the economy. So if it is going to be like this, کہ یہ جو ابھی incentive towards agriculture آئے ہیں, that might help in one way or the other, means disappointment might not be a good idea, لیکن still I think کہ اس کو properly materialize کرنے کی ضرورت. Thank you, Dr. Saab. May I add on Because this? Please do. یہ جو گورنمنٹ نے کیا ہے کہ فارمنگ لون اور دوسرے لون جو ہے اب اخوت کے تھرو اور مائکرو فائنانس بینکس کے تھرو دیں گے, یہ ایک اچھا قدم ہے. کل جو شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ بینکس کے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر کولیٹرل کے لون دے سکیں, وہ چھوٹے لون جو ہے دے سکیں. البتہ صرف دیکھنا یہ ہے کہ اب تک تو یہ اخوت اور دوسرے این جی اوز دیتے رہے ہیں. انہوں نے رانجھا صاحب نے کہا ہے کہ 1.5 لاکھ وغیرہ ورکرز کو, لیکن اگر اس کو کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ پہ لے کے جانا ہے تو کیا ان کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی اتنی ہوگی کہ وہ ان لونز کو جو ہے ڈیل کر سکیں گے؟ تو پروبلی یہ جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں اور اخوت وغیرہ ہے, ان کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. یقیناً یہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جس اسکیل پہ گورنمنٹ لے کے جانا چاہتی ہے اس کے لیے کیپیسٹی بڑھانے کی جو ہے ضرورت ہے. دوسری طرف ایک میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر اب بجٹ میں آپ غور سے دیکھیں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر ہاؤس ہولڈ کو 5 لاکھ کا انٹرسٹ فری لون دیا جائے گا, ٹریکٹرز کے لیے لون دیا جائے گا 2 لاکھ جو بھی لینا چاہے, اور جو ہے اور دوسرے بھی لون ہیں, اور صحت کارڈ سب کو دیا جائے گا. اگر واقعی تمام پاپولیشن جو ہے لون لینا چاہے تو کیا گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ دے سکیں گے لون؟ ہر ہاؤس ہولڈ کو 32 ملین ہاؤس ہولڈس ہیں, ان کو 5 لاکھ لون دیں تو یہ ٹریلینس میں جاتا ہے. تو پروبیبلی جو ہے اس میں ایکسپیکٹیشن گورنمنٹ کی یہ ہے کہ جو ایک تو یہ کہ اسٹیگر کر کے تمام کو اسی سال نہیں دینا, اگلے سالوں میں بھی ہوگا, اور دوسرا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ شاید تمام لوگ لینے نہیں آئیں گے, یوٹیلائزیشن ریٹ جو ہے کم رہے گا. سہولت پروگرام بھی جو ہے اویلیبل تو کے پی میں اور دوسرے شاید پنجاب وغیرہ میں سب کو ہے, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن ہارڈلی 2%. تو پروبلی ویکسین کا بھی جیسے ہے کہ اوپن تو تمام کے لیے کر دیا ہے کہ 19 اینڈ ابو تمام جا سکتے ہیں, لیکن اگر کل کو تمام لوگ چلے جائیں تو پھر گورنمنٹ کے پاس ویکسین نہیں ہوگی اور کیپیسٹی بھی نہیں ہوگی ایڈمنسٹر کرنے کے لیے. تو اس میں ایکسپیکٹیشن بلٹ ان ہے کہ تمام لوگ ایک ساتھ آئیں گے نہیں لینے. تھینک یو. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, let's take the last question, and that question is on behalf of BIP. This question is not to anyone in particular, but can be answered by anyone from the panelists and from the attendees, because we also see attendance from the National FATF Secretariat. So this question is going to club 2 to 3 dimensions of what this budget might be representing or might not be. But let's see. The question is that abhi haal hi mein 2-3 दिन पहले कुछ developments हुई हैं, और उससे पहले भी recent past में ही कुछ developments ऐसी होती रही हैं which have to be seen in conjunction, not in isolation. Number 1 being the unveiling of the budget. Number 2 being the recent economic survey of Pakistan. And number 3, the FATF plenaries and the situation of Pakistan vis-a-vis FATF. So my question is that how is this budget, and assuming that we have also seen the economic survey of Pakistan, although we do know that the government has kind of withheld the reforms that have been suggested by IMF at the moment, something that is being criticized in some quarters and also being applauded in others. But the question is कि इन तीनों को अगर देखा जाए in conjunction, so how is it going to impact the Pakistan's international image vis-a-vis FATF? Would Pakistan
be pushed in more hot waters, or would it, the entire thing, pave a smoother way for Pakistan to come out of the problem that it is facing in the international arena? Thank you. Anyone can take this question, whoever feels comfortable. Thank you. FATF पे मैं कुछ बात कर सकता हूँ जी, अगर कहें तो। जी प्लीज सर। सर आई थिंक काशिफ अनवर साहब बाद में बात करना चाहे, सर आप बाद में बात कर लीजिए। थैंक यू, यू विल बी नेक्स्ट। जी सर बोलिए। तो FATF का ये है कि जी इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो दिस हैव बीन सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है उसको आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक के तौर पे जो है यूज किया जाता रहा है। And probably the FATF, it has been something like changing goalpost as well, कि पाकिस्तान कुछ चीजें पूरी करता है तो फिर कुछ और आ जाती हैं, वो और कंडीशंस पूरी करते हैं तो फिर कुछ और आ जाती हैं। So there are political economy dimensions to it. अब पाकिस्तान इस जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है इसमें पाकिस्तान निकल पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हालात मजीद सख्त होने का इम्कान नहीं, गिवन के इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पाकिस्तान के कुछ फेवर में हो रही है, गिवन के द यूएस इज एग्जिटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, और अब यूएस को पाकिस्तान की जैसे 1980 में जरूरत पड़ी, जैसे 9/11 के बाद जरूरत पड़ी, अब दोबारा से जो है शायद यूएस को पाकिस्तान की जो है जरूरत होगी। उस एंगेजमेंट के एग्जैक्ट काउंटर्स क्या होंगे वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन गिवन दिस एंगेजमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, पाकिस्तान को शायद FATF में अब इतनी मुश्किलात नहीं होंगी जितनी कि कुछ अर्सा पहले होती रही। थैंक यू सर। जी मैं यहाँ पर ये बात भी करना चाहूँगा कि देखें जो हमारा बजट था उसका सारा फोकस भी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ था, और जो FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके भी जो इश्यूज और कंसर्न्स थे वो भी डॉक्यूमेंटेशन के ही थे। और उसमें जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी हमें नजर आया है, जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज हमारी बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई हैं। जो अनफेयर मीन्स थे और जो ऐसे मीन्स थे जो डॉक्यूमेंटेड नहीं थे, जहां से हमारी तमाम रेमिटेंसेज आती थी, वो डॉक्यूमेंटेड हुई हैं। तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्रेशर FATF का नहीं होगा, और जो सहूलियात भी दी गई हैं इस बजट में, अल्टीमेटली दे आर इन कंसल्टेशन विद FATF एंड IMF। हम जितना मर्जी कहें कि हमने कोई IMF की या हमने बहुत ज्यादा उनकी डिक्टेशन नहीं ली, तो हमने ये बजट उनकी मर्जी के बगैर भी नहीं दिया। तो अगर हमने इस तरह से फेवरेबल बजट दिया है और अगर हमने आसान बजट दिया है, हमने बहुत टैक्सेस भी नहीं लगाए, हमने टैक्स के टारगेट्स को भी बढ़ाया है, तो ये सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये विद द कंसल्टेशन ऑफ IMF एंड FATF एंड वर्ल्ड बैंक किया है। और हमारी जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस है फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन। जी थैंक यू। Thank you very much, sir. Yes, you are right. Thank you very much. Dr. Jas, would you like to say something? We are towards colluding. I think everyone is hearing me. काशिफ अनवर साहब ने बड़ी सही बात की है कि 2007 में अगर हम देखें तो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस अराउंड $1 बिलियन थी, और FDI तकरीबन $7 बिलियन, और FDI की रेस की उस वक्त रीजन एक टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ना शुरू हुई हैं और लास्ट ईयर अराउंड $28 बिलियन पे चली गई। कुछ तो इसकी एक रीज़न ये है कि जैसे काशिफ अनवर साहब ने कहा कि बाहर के जो पाकिस्तानी हैं वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उनको बैंकिंग सेक्टर पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और कुछ बाहर के हालात की रीज़न पे भी। उसके अलावा जो यूथ हमारी एजुकेटेड थी लास्ट 20 इयर्स में, वो बाहर बहुत गई है। पहले हमारी लेबर क्लास ज़्यादा जाती थी, तो ऑटोमेटिकली जब एजुकेटेड यूथ बाहर गई है तो उनको जॉब्स भी बेहतर मिली हैं और उनको ये बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज भी ज़्यादा था, उस वजह से भी रेमिटेंसेस इंक्रीज हुई। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिचुएशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो रही, लेकिन हमें ऑफ कोर्स
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके और जिस तरह डिस्काउंट विंडो अब अराउंड 7% है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। वो क्या रीजंस हैं, क्यों ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा, उसकी भी काशिफ अनवर साहब ने जैसे बात की थी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इनपुट कॉस्ट इज़ हाई। तो जब तक आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लो नहीं होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती, आपका एसएमई सेक्टर ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। तो हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमारी मिनिमाइज हो, हमारी एनर्जी जो है वो उन सोर्सेज से हम प्रोड्यूस करें जिसमें कॉस्ट मिनिमम आती है, लाइक हाइड्रो, न्यूक्लियर। अभी हमारी एनर्जी का जो मिक्स है वो रिवर्स है, हमारा 70 to 80% जो एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से है और 20% जो है वो लो कॉस्ट हाइड्रो एंड न्यूक्लियर है। लेकिन अगर हमें वर्ल्ड में जो है वो 70% लो कॉस्ट एनर्जी होती है और 30% जो है वो फॉसिल फ्यूल से होती है। इसी तरह अदर जो इनपुट कॉस्ट हैं वो भी हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़रूरत है कि रन ऑफ रिवर से हम एनर्जी प्रोड्यूस करें। सो ये वो चीज़ें जो हमें करने की ज़रूरत है और बजट में फर्दर इनकी एडिशन की ज़रूरत है। तमाम पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, अच्छी पार्टिसिपेशन की। अब मैं क्लोजिंग के लिए अगेन एमन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको क्लोज करें। थैंक यू ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you, Dr. Ijaz. Thank you for your input. Ladies and gentlemen, thank you very much. Especially, we are grateful to the gentlemen for taking their time out from their busy schedules and joining us to deliver such analytically stimulating, invigorating talks. On behalf of Berkeley Institute of Public Policy, I'm grateful to you. And on behalf of those attending, the attendees of this webinar, I am hopeful that we continue to exchange our thoughts and be benefited by your intellectually stimulating analytical prowess in the future as well. So, and now to the attendees, Berkeley Institute of Public Policy, thank you. Thanks you for your patient participation and your thought-provoking Eamon, questions. can I say a few words, just one sentence, please? Yes. Sir, you may, please. That's not a problem. Please do, sir. Well, I am Shahid Najam, speaking on behalf of the Shahid Javed Berkeley Institute of Public Policy. I would like to express our deepest thanks to the panelists for having made themselves available for this first ever pioneer webinar. And it was a very, very enlightening experience for us. It was a pioneer initiative. And we are going to remember you as our partners for launching this pioneer initiative. I know that we have overshot for about half an hour or so, but next time I believe that we would be more prudent in the time management. But definitely I would like to thank you for having advanced this scholastic debate on the issues which will ultimately going to lead to a rational policy programming and budgeting process in Pakistan. Thank you very much indeed. Thank you very much, Najam Saab. Najam Saab is the Vice Chairman of Berkeley Institute of Public Policy. Thank you very much for joining us, sir. So now let's call it a day, everyone. Again, as we are humbled and we thank you, we are grateful. So long till we meet again, till we gather again for such an occasion. This is all from our side, and thanking you again. Allah Hafiz and goodbye. Thank you. Thank you for this opportunity. Allah Hafiz. Sir. Thank you all. Allah Hafiz. Allah Hafiz, and thank you very much. Thank you, Kashif Anwar Saab specifically. Thank you.
And I definitely like to thank Mohammad Siraj Saab. Sir, he is joining us from Saudi Arabia. He's a patriot at heart, and he has shown interest in joining us, especially for the analysis of the budget.